तो आज का अपना टॉपिक रहेगा कि एमोर्फस और क्रिस्टलाइन क्या है, व्हाट इज द एमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन एंड हाउ टू डिफरेंशिएट देम। तो कैसे कैसे हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज अपने पास आती है कि एमोर्फस और क्रिस्टलाइन। तो जैसा कि अपन ने कल पढ़ा था कि क्रिस्टलाइन में अपन क्या कह रहे थे, एक जैसे मॉलिक्यूल से एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में है तो उसको अपन क्रिस्टलाइन सॉलिड कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने पानी को भी मैंने क्या कहा था कि वो एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के फॉर्म में, क्यों? क्योंकि एक जैसे मॉलिक्यूल्स हैं और वहाँ पे एक अरेंजमेंट है जिसको अपन बोल रहे हैं वहाँ पे कि वो भी एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने बोला था कि क्रिस्टल से डिफरेंशिएट करना है इसको। क्रिस्टल अलग चीज होगी, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर अपने आप में जो है जो वो अलग चीज है। क्लियर? तो यहाँ पे अपन वापस पढ़ते हैं। तो सॉलिड आर क्लासिफाइड एट द क्रिस्टलाइन और अमोर्फस ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द ऑर्डर प्रेजेंट इन द अरेंजमेंट ऑफ देयर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो यहाँ पे अगर अपन कह रहे हैं कि कोई चीज एमोर्फस है या क्रिस्टलाइन है, तो उसको अपन समझने के लिए उसके जो मॉलिक्यूल्स है उसके अरेंजमेंट को समझेंगे। तो उसका अरेंजमेंट किस टाइप का है उससे अपन उसको अरेंजमेंट से भी पता कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ अपन को क्या मिलता है कि क्रिस्टलाइन है, उनके अंदर एक जैसे मॉलिक्यूल्स है, एक जैसे मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनका अरेंजमेंट अगर अपन कहें तो एक जैसा सिमेट्रिकल फॉर्म में आ जाएगा। इसको अपन ऐसे समझें कि अगर तुम्हें एक जैसी बॉल दे दी जाए, जैसे अपने पास येलो कलर की बॉल आती है, एक जैसी बॉल हो, अगर उसको तुम अगर किसी फ्लोर पे अरेंज करोगे तो वो अपने आप में एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट के फॉर्म में ही नजर आएगी। और अगर मान लो जो अपने पास येलो बॉल है उनके बीच में फुटबॉल और कहीं छोटी बॉल और वो रखा जाए, तो वो अपने आप में एक बिखरा हुआ रूप नजर आएगा रूम के अंदर, जिसको अपन क्या बोल देंगे, अपन एमोर्फस फॉर्म बोल देंगे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है अपने आप में? क्रिस्टलाइन सॉलिड इज सेड टू बी crystalline if the various constituent particles like the atoms molecules are arranged in a definite geometrical pattern within the solid। तो यहाँ पे अपने आप में जो भी अपने पास मॉलिक्यूल्स एटम्स और आयन है वो अपने आप में क्या है, एक जैसे हैं, और एक जैसे हैं तो एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट के फॉर्म में ही अपने आप में नजर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन बोलते हैं NaCl का अपने पास मॉलिक्यूल्स है, पोटेशियम नाइट्रेट का है, लिथियम फ्लोराइड है, ठीक है, क्वार्ट्ज के रूप में SiO2 है, कॉपर सल्फेट 5H2O है। तो ये अपने आप में एक जैसे शेप के मॉलिक्यूल्स है। तो अगर अपन किसी पे अरेंज करेंगे तो उनका अरेंजमेंट अपन को एक सिस्टमेटिक तरीके का नजर आएगा और लॉन्ग टर्म तक एक जैसा अरेंजमेंट अपन को नजर आएगा। इसके मुकाबले अगर अपन अमोर्फस सॉलिड की बात करते हैं तो अमोर्फस सॉलिड क्या हो गया? A solid is said to be amorphous if the various constituent particles are arranged in the regular fashion। तो यहाँ पे अगर अपन एमोर्फस की बात करें तो एमोर्फस क्या हो गया अपने पास, जिसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं कि जो पार्टिकल्स अपने पास है वो अपने आप में एक रेगुलर पैटर्न के फॉर्म में अपन कहें तो कि पार्टिकल नॉट इन अरेंज इन रेगुलर पैटर्न। तो यहाँ पे जैसे भी मैंने एग्जांपल किया, एक फुटबॉल, एक छोटी बॉल और उससे छोटी बॉल, उनको अगर फर्श के फ्लोर पे बिखेरा जाएगा तो वो अपने आप में क्या होगा, अरेंजमेंट बिगड़ा हुआ सा नजर आएगा। ठीक है, अपने पूरा फर्श कवर कर दिया तो वो अपने आप में क्या हो गया, अमोर्फस फॉर्म हो गया। मतलब वहाँ साइज अलग अलग है। जैसा कि कल मैंने बताया था कि जो भी अमोर्फस होगा उसके अंदर अपन आंख मीच के बोल सकते हैं कि जितने भी पॉलीमर हैं वो सारे किस फॉर्म में अरेंजमेंट है, अपने आप में उनका अमोर्फस फॉर्म में अरेंजमेंट। क्योंकि पॉलीमर के अंदर कोई पॉलीमर छोटा भी हो सकता है, वही अगर अपने आप में ज्यादा मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ तो उसका साइज बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि न्यूट्रिशन फॉर्म में अपने पास हो गया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये भी अपने आप में पॉलीमर्स हैं। तो ये भी अपने आप में किस फॉर्म में आएंगे, अपने पास अमोर्फस फॉर्म में आएंगे। ठीक है, सिंथेटिक पॉलीमर है तो वो भी सारे किस फॉर्म में होंगे, अमोर्फस फेज में रहेंगे। तो यहाँ पे पॉलीमर्स अपने आप में पैकेजिंग के फॉर्म में भी अपन यूज करते हैं अमोर्फस वाले। ठीक है, और ड्रग्स की फॉर्मुलेशन में अपन जब पाउडर फॉर्म बनाते हैं तो वहाँ अपन अमोर्फस फॉर्म में डिसोल्यूशन बढ़ाने के लिए उनको अपन यूज करते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे इसने ग्लास और रबड़ अपने आप में एग्जाम्पल दे दिया। दे आर आल्सो कॉल्ड द स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड। तो यहाँ पे जब भी अपन पॉलीमर की बात करेंगे तो कभी कभी अपन ने देखा होगा कि जब अपन बोलते हैं कि कोई ड्रग्स है उसके अंदर पॉलीमर आ गया, ठीक है, तो वो अपने आप में वो ड्रग का उस कंपनी का सैंपल फेल हो गया। हालांकि उसने ड्रग बहुत अच्छी बनाई थी, मगर जो उसका जो पैकेजिंग कंटेनर था वो अपने आप में क्या करता था, या तो प्लास्टिक या उसके अंदर का जो सब्सटेंट है उसके अंदर रिलीज कर देता था।
तो वहाँ पे जो उसने कंटेनर जिस पॉलीमर का यूज किया, वो अपने आप में क्या हो रहा है, धीरे धीरे अपना पॉलीमर उसके अंदर रिलीज कर रहा है। ठीक है, अगर अपन कहें हाइपो का सॉल्यूशन है, अगर उसको अगर अपन प्लास्टिक के कंटेनर में रखते हैं, तो प्लास्टिक की क्वालिटी के अकॉर्डिंग वो उसको क्या करता है, धीरे धीरे उसको डिजोल्व करता है। अगर फर्स्ट टाइम अपन ने अगर उसको अगर किसी बोतल के अंदर रखा है हाइपो को, तो क्या होगा कि वो पॉलीमर के अंदर रखा रहेगा कि हाँ हमने सुरक्षित रख दिया। जैसे ही 2-3 दिन बाद देखोगे तो तुम्हें नजर आएगा कि जो प्लास्टिक का कंटेनर है वो अपने आप में लीकेज होने लग गया है। तो ये भी क्या हो गया कि उस पॉलीमर को उसने अपने अंदर डिजोल्व कर लिया। तो अमोर्फस जो अपने आप में उसके अंदर डिजोल्व हो जाए, तो इस तरीके से अपने आप में क्या हो गया कि वो स्यूडो सॉलिड नेचर अपने आप में शो कर रहा है। और यहीं पे एक वर्ड आया अपने पास, सुपर कूल्ड लिक्विड। तो सुपर कूल्ड लिक्विड को अपन ऐसे समझे कि जैसे अगर कभी तुमने पुराने जमाने के कोई खिड़की या विंडो देखे हो जो कांच के हो, तो उसके अंदर क्या होता है, वो ग्लास के जो कंटेनर, जो ग्लास की विंडो है, ऊपर की साइड तो काफी पतली हो जाती है और नीचे की साइड में क्या हो जाती है, काफी थिक हो जाती है। तो ऐसा कैसे, जब वो विंडो लगाया गया होगा जब तो ग्लास एक जैसा ही होगा, मगर टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो गया, वो जो ग्लास है उसके अंदर जो ऊपर वाला जो अपने पास जो ग्लास का मटेरियल है, जैसे जो भी उसके अंदर कार्बोनेट और जो ऑक्साइड है, मेटेलिक ऑक्साइड जो ग्लास वाले जो सिलिका के साथ वाले, वो अपने आप में नीचे फ्लो होके आ गए। ठीक है, तो ये चेंज कैसे हो गया, जैसे जैसे वो इन्वायरमेंटल चेंज उसके अंदर आता है कंटेनर के अकॉर्डिंग। तो वो कंटेनर है या विंडो है, तो उसके अंदर क्या हो रहा है, इन्वायरमेंटल चेंज के अकॉर्डिंग उसको कंटेनर को एनर्जी मिल रही है, जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है, उसके पार्टिकल फैल रहे हैं। जैसे ही अपने आप में जैसे ही विंटर आ रहा है तो पार्टिकल वापस सिकुड़ रहे हैं, तो जब वो फैलते हैं तो उनकी फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। और फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ने के कारण जो अपने पास जो ग्लास की विंडो है या ग्लास के कंटेनर है, उसके अंदर क्या होता है, ग्लास का फ्लो धीरे धीरे नीचे की साइड शिफ्ट होने लग जाता है। तो ये काफी स्लो अपने आप में फ्लो प्रोसेस है, जिसमें सालों लग जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड। तो इस तरीके से अपन अगर अमोर्फस को कहें तो सुपर कूल्ड लिक्विड हो सकते हैं। तो यहाँ पे अपन ने दो कंसेप्ट समझा कि पॉलीमर अपने आप में रिलीज हो जाते हैं ड्रग के अंदर, अगर लिक्विड ड्रग है अगर उनसे रिएक्ट करती है। तो दूसरा मैंने क्या बताया, ग्लास का कंटेनर है तो वो टेम्परेचर की कंडीशन के अकॉर्डिंग उनका ग्रेविटी के अकॉर्डिंग फ्लो अप टू डाउन हो जाता है। तो इसलिए अपन इसको स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड कह रहे हैं। दे आर इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन द लिक्विड एंड सॉलिड। तो यहाँ पे लिक्विड और सॉलिड के अकॉर्डिंग इंटरमीडिएट स्टेट कहते हुई, जब भी कूलिंग हुई तो अपने आप में क्या हो गया, वापस पार्टिकल्स की एनर्जी कम होगी तो उनका मूवमेंट रुक गया, जैसे ही एनर्जी बढ़ी तो उनका मूवमेंट वापस स्टार्ट हो गया। इसीलिए मैंने एक विंडो का एडवर्टाइजमेंट लिया, एग्जाम्पल लिया कि जो विंडो है वो अपने आप में ऊपर पार्ट उसका थिन हो गया और नीचे वाला पार्ट थिक हो गया। तो एग्जाम्पल मैंने ग्लास की विंडो का इसी के अकॉर्डिंग लिया, और इसी के अकॉर्डिंग अपन ग्लास कंटेनर को समझ सकते हैं जो कि काफी पुराने हैं। ठीक है, like the liquids, amorphous solid have a tendency to flow, and they however do it very slowly and hence are called the pseudo solid and supercooled liquid. ग्लास पेन्स फिक्स्ड टू विंडो। तो यहाँ पे विंडो का एग्जांपल हो गया, डोर्स ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग्स आर found to be slightly thicker at the bottom than at the top, and this is because of the amorphous nature of the glass, and it flow down very slowly and make the bottoms portion slightly thicker. तो यहाँ पे अपन ने इसको भी अपन ने समझ ही लिया कि ऊपर विंडो का पार्ट है वो थिन हो गया और नीचे अपने आप में क्या हो गया, ठीक हो गया। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर कंडीशन, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर कंडीशन की वजह से उनका फ्लो अप टू डाउन हो गया ड्यू टू द ग्रेविटी। तो डिफरेंस बिटवीन द क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड, तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है अपने पास। ठीक है, एक्सप्लेन द अमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन एंड डिफरेंशिएट इट्स। ठीक है, तो डिफरेंट अपने पास क्या दिख रहा है, ज्योमेट्रिकल शेप। तो ज्योमेट्रिकल शेप के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं, तो crystalline solid have a definite geometrical shape due to the definite orderly arrange of the particles in the three-dimensional space, while the amorphous do not have an orderly arrange of the particles and therefore do not possess a definite geometrical shape. तो अपन यहाँ geometrical shape के अकॉर्डिंग अपन ने अभी अभी इसको समझा था
कि क्रिस्टलाइन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स आयन और एटम्स हैं उनका शेप एक जैसा है, एक जैसा होने की वजह से वो एक सिमेट्री में नजर आएंगे। लॉन्ग टाइम तक भी अगर अपन एक जैसी अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल्स और एटम्स को रखेंगे तो वो अपने आप में एक सिस्टमेटिक लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट अपन को यहाँ पे नजर आएगा। अदर देन द एमोर्फस केस वी आर, हमने देखा है कि उसके अंदर अपने पास क्या हो गया कि जो भी मॉलिक्यूल्स है एमोर्फस के अंदर पॉलीमर फॉर्म में है, तो कोई मॉलिक्यूल छोटा कोई बड़ा, और इस तरीके से उनके साइज की वजह से वो सिमेट्री अपन को नजर नहीं आएगी। तो यहाँ पे अगर अपन इस तरीके से देखें तो रेगुलर पैटर्न के अकॉर्डिंग क्रिस्टलाइन है, नो फिक्स पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर अपन कहें तो ये अपने पास एमोर्फस फेज हो गया। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं तो यहाँ पे वापस जैसा कि कल भी अपन ने समझा था, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट while the amorphous do not have the sharp melting point, they melt over a temperature range। तो यहाँ पे जब भी अपन अगर प्योर कंडीशन में अगर किसी कंपाउंड या सब्सटेंट की बात करते हैं, प्योर कंडीशन मतलब एक जैसे मॉलिक्यूल्स एटम्स और आयंस की अगर अपन बात करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अगर अपन उनको अगर मेल्ट करना चाहें तो उनका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा एक शार्प पॉइंट आएगा, जो अपने आप में क्या होता है उसको स्टेट ट्रांसफर के टाइम पे अपने आप में दिख रहा है कि सॉलिड से वो लिक्विड में चेंज हो रहा है। तो इसके अंदर अपने पास एक वर्ड अपन ने यूज किया था जिसको अपन बोल रहे थे लेटेंट हीट। तो वो लेटेंट हीट का अमाउंट भी वहां पे क्या होगा, एक कांस्टेंट अमाउंट होगा। ठीक है, और एक शार्प टेम्परेचर आने पर ही वो अपने आप में स्टेट को चेंज करेगा। मतलब थर्मामीटर लगाएंगे तो जब तक सॉलिड पूरा लिक्विड में नहीं हो जाता वो टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहेगा। ठीक है, तो यही नेचर क्या बताता है, जिससे अपन पता कर सकते हैं कि कोई सब्सटेंस प्योर फॉर्म में है या इम्प्योर है। अगर यहाँ पे अगर मैं एमोर्फस की बात कर रहा हूँ तो एमोर्फस के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, पॉलीमर है। तो पॉलीमर के अकॉर्डिंग साइज छोटा बड़ा है, तो छोटा बड़ा है तो उसके अकॉर्डिंग जो सरफेस है, जिस सरफेस के अकॉर्डिंग उसके अंदर हीट वहां पे जनरेट होगी, उसी के अकॉर्डिंग अपन क्या कह सकते हैं, तो उसके सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग वहां पे जो उनकी मेल्टिंग है तो वो मेल्टिंग अलग अलग होगी। अगर छोटा मॉलिक्यूल्स है या बड़ा मॉलिक्यूल से, छोटा है तो अपने आप में पॉलीमर का हीट के अकॉर्डिंग पहले ही मेल्ट हो गया, दूसरा उसके बड़ा है तो वो धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल कल दिया था कि जैसे अगर तुम कढ़ाई में घी डाल रहे हो तो वो भी अपने आप में क्या है, पॉलीमर है। तो किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे वो अपने आप में मेल्ट होना स्टार्ट होगा और किसी रेंज के अकॉर्डिंग वो पूरा मेल्ट होगा। 20 से स्टार्ट हुआ मेल्ट होना और हो सकता है 25 पे पूरा पूरा मेल्ट हो गया। तो यहाँ पे अपन को एमोर्फस के केस में एक रेंज मिल रही है। तो यहाँ पे टेम्परेचर और टाइम के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं तो ये एमोर्फस के फॉर्म में नो शार्प पॉइंट। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये पूरा पूरा टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपन कह रहे हैं तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर आ गया, और इस कांस्टेंट टेम्परेचर जिसको अपन शार्प पॉइंट के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं तो ये अपने आप में स्टेट कहाँ दिखेगी, सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर अपने आप में ये चीज दिखेगी। सिमेट्री के अकॉर्डिंग अगर अपन देखते हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव द क्रिस्टल सिमेट्री व्हाइल द अम्फोर्मस डू नॉट हैव द क्रिस्टलाइन सिमेट्री। तो अपने आप में क्या कह रहे हैं कि यहाँ अगर अपन अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो सारा ये देखो डायग्राम कितना अच्छा सिमेट्री के अकॉर्डिंग दिख रहा है, एक जैसा हर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सिमेट्री अपने आप में फिक्स होगी, एक्स वाई और जेड। क्योंकि अपन अगर किसी सॉलिड की बात कर रहे हैं तो वो अपने आप में 3D में होगा। ठीक है, एक प्लेन में नहीं होगा, प्लेन के अकॉर्डिंग तो एक्स और वाई होंगे। ठीक है, तो बॉडी के अकॉर्डिंग बोलेंगे तो एक्स वाई जेड आ जाएंगे। तो एक्स वाई जेड के अकॉर्डिंग अगर अपन बोल रहे हैं तो वहां पे उसकी सिमेट्री और शेप अपन को एक सिस्टमेटिक नजर आएगी। ठीक है, अमोर्फस के फेम में अपन देख रहे हैं तो यहाँ पे अपने आप में पार्टिकल छोटे बड़े होने की वजह से उनका अरेंजमेंट भी बिखरा हुआ रहेगा और सिमेट्री भी अपने आप में एक जैसी नहीं रहेगी। बिहेवियर व्हेन कट, तो क्लीवेज प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पे अपने आप में क्या देखते हैं, व्हेन द क्रिस्टलाइन सॉलिड आर कट with a sharp edged tools, so they split into the two pieces and the newly generated surface are the plane and smooth, while the knot when amorphous are cut they split into the two pieces and the newly generated surface are irregular in shape. So what way it's happened, because of whenever we are using the crystalline solid and cutting it at sharp edge, there we had seen a shiny surface just like a knife. You had seen a knife have a sharp surface because of that is a metal, and metal is made up of the
the collections of the atoms. When we cut a metals by a sharp edge, that edge is shiny and smooth. तो यहाँ पे अपने आप में अगर मेटल की बात करें तो वो भी अपने आप में साइन और स्मूथ नजर आए, क्योंकि एग्जैक्ट एटम है तो जो कटेगा वो सिमेट्री के फॉर्म में ही कटेगा। ठीक है, तो सरफेस अपने आप में चमकदार अपने आप में और स्मूथ नजर आए। जबकि अमोर्फस फेज में अगर अपन देखेंगे तो वो पॉलीमर है, तो पॉलीमर है तो उसकी सरफेस अपने आप में रफ नजर आएगी। अगर तुम किसी प्लास्टिक की बोतल को किसी नाइफ से अगर काटोगे तो जहाँ से तुम काट रहे हो अगर शार्प एज के फॉर्म में नाप रहे हो जब तो अपन क्या कर सकते हैं, शेप बना सकते हैं। मगर अगर तुम उसको रगड़ रगड़ के काटोगे तो उसकी सरफेस हमेशा क्या होगी, एक रेशे से बाहर निकले हुए नजर आएंगे। तो ये उनके क्लीवेज प्रॉपर्टी को शो करता है, जिससे अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं द सब्सटेंस इज क्रिस्टलाइन और अमोर्फस। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर अपन देखते हैं तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपन देख रहे हैं तो यहाँ डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपन एक्स वाई जेड डायरेक्शन को देखेंगे। तो बॉडी की स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर इफ वी आर कंक्लूडिंग द crystalline solids possess the amorphous properties, that is the magnitude of the source of the physical properties of the crystalline solid like the reflective index, coefficients, or the thermal expansions and electricals and thermal conductivities in the different direction within the crystal, while the amorphous have the isotropic properties, that is the magnitude of the physical properties is same in all direction. तो यहाँ पे अगर मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करूँ तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में मैंने क्या कहा, एक सिमेट्री में एटम अरेंज है। तो एक्स डायरेक्शन में जितने एटम है, वाई डायरेक्शन में वो उसकी शेप के सिमेट्री के अकॉर्डिंग जो है अपने आप में उसकी थिकनेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स चेंज हो जाएगा। नंबर ऑफ एटम्स अपने आप में चेंज हो गया। तो अगर मान लो अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो अपने आप में कोई ट्रांसपेरेंट है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपन उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे तो हर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उसका अलग अलग हो जाएगा। कंडक्टिविटी निकालेंगे तो अलग अलग हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे अगर मैं इसको क्रिस्टलाइन फॉर्म देखता हूँ तो इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं कंडक्टिविटी निकालूंगा तो अलग आएगी, इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं कंडक्टिविटी निकालूंगा तो अलग आएगी, और इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं निकालूंगा तो कंडक्टिविटी अलग आएगी, क्योंकि हर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मेरे पास चेंज हो चुके हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्स में अलग हो गए, वाई में अलग हो गए और जेड में अलग हो गए। इसलिए यहाँ पे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज की अपन जो बात कर रहे हैं क्रिस्टलाइन के अंदर वो अलग अलग होगी। और अमोर्फस के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ तो सेम होगी। तो अमोर्फस के अकॉर्डिंग सेम कैसे होगी, एमोर्फस के अंदर अपन कह रहे हैं अगर एक्स डायरेक्शन की बात करें या वाई डायरेक्शन या जेड डायरेक्शन, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स अपने आप में क्या है, छोटे बड़े। तो छोटे बड़े होने की वजह से जो वर्ड स्पेस है अगर अपन शेप को चेंज करेंगे तो हर जगह एवरेज जो नंबर है जो मॉलिक्यूल्स का जो अपन कहें तो वो सेम हो जाएगा। तो जिसकी वजह से उसकी अपने पास क्या कह रहे हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और उसकी जो कंडक्टिविटी है तो वो अपने आप में चेंज नहीं हो पाएगी, सेम रहेगी। तो यहाँ पे अगर अपन देखते हैं तो अमोर्फस ऐसा है तो इसकी हर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज हो रहा है। यहाँ पे अपने आप में अगर क्रिस्टलाइन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ नंबर अलग हो गए, इस डायरेक्शन में अलग होंगे, इस डायरेक्शन में। यहाँ पे एवरेज अगर अपन देखें तो ओवरऑल सेम अपने पास प्रॉपर्टीज बनी रहेगी, किसके अंदर, अमोर्फस के अंदर। हीट ऑफ फ्यूजन के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव ए डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, however the amorphous solid does not। तो यहाँ पे अपन वही वाली बात करें जैसा अपन ने देखा था हेट ऑफ फ्यूजन, तो अपन मेल्टिंग पॉइंट और बेंडिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर अपन बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अपन क्या कह रहे हैं कि जो फेस ट्रांसफर की जो एनर्जी दे रहे हैं, मेल्टिंग कर रहे हैं तो फेस ट्रांसफर के लिए जो एनर्जी दे रहे हैं, या फिर उसको अपन फ्रीज कर रहे हैं तो जो अपन एनर्जी दे रहे हैं, तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में वो हमेशा सेम बनी रहेगी। मगर अमोर्फस में क्या होगा, उसके मॉलिक्यूल्स की साइज के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो एक पॉलीमर फेज में हो सकता है तो वो पॉलीमर में अपन क्या कर सकते हैं, उसकी साइज और शेप चेंज होने थी, उसका जो फ्यूजन और जमना और गलना जो भी अपने पास है वो सब क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो फ्यूजन अगर अपन उसको मेल्ट कर रहे हैं तो उसके लिए भी जो हीट देंगे वो अलग हो जाएगी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है छोटा सा, ठीक है। तो यहाँ अपने पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्यूडो सॉलिड। तो स्यूडो सॉलिड के अकॉर्डिंग अपने क्या बोला था, स्यूडो सॉलिड अपने आप में क्या थे, अमोर्फस थे। तो यहाँ पे KCl अपने आप में क्या है, क्रिस्टलाइन है। रबड़ अपने पास क्या है, अमोर्फस है, क्योंकि ये पॉलीमर फेज में।
तो रबड़ पॉलीमर फेज में होने की वजह से इसी को अपन क्या कहेंगे, सूडो सॉलिड कहेंगे। NaCl अपने आप में क्रिस्टलाइन है, और बेरियम क्लोराइड अपने पास है, तो वो भी अपने पास क्या है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में। नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कौन सी स्टेटमेंट अपने पास में करेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पे अपने पास दिखता है अमोर्फस सॉलिड शो द अनआइसोटोपिक प्रॉपर्टीज। तो अमोर्फस अपने पास में क्या है, तो यहाँ पे ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इट करेक्ट, तो कौन सी करेक्ट है, तो अमोर्फस सॉलिड शो द अनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। तो अनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या देखा था, अभी अपन ने ऊपर देखा फिजिकल प्रॉपर्टी, हर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपने आप में अलग अलग अपने आप में रेंज अलग अलग वैल्यू मिल रही है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग आ रहा। तो ये नेचर तो किसका था, क्रिस्टलाइन का था। तो ये अपने आप में क्या हो गया, अमोर्फस के अंदर अगर ये है तो ये इनकरेक्ट है। क्रिस्टलाइन सॉलिड शो द एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी, तो ये ठीक है। नेक्स्ट अपने पास सी क्या है, अमोर्फस सॉलिड कैन बी क्रिस्टलाइन ऑन द स्लो हीटिंग। तो अमोर्फस सॉलिड कैन बी क्रिस्टलाइन, तो अपने पास ऑन स्लो हीटिंग, तो ये वाला कंसेप्ट गलत है, ठीक है, क्योंकि अमोर्फस को अपन हीट कर रहे हैं और क्रिस्टलाइन हो जाए, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट अपने पास क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव द डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, तो ये अपने आप में ठीक है, क्योंकि एक जैसी शेप है तो उनका वॉल्यूम भी एक जैसा होगा। तो यहाँ पे अपने पास आंसर हो जाता है बी और डी। क्लियर। तो इसके अकॉर्डिंग हमने अमोर्फस और क्रिस्टलाइन को हमने समझा। अब अपने पास एक टेबल है जिससे अपन डिफरेंशिएट एक बार और देखते हैं कि अमोर्फस और क्रिस्टलाइन क्या है। अमोर्फस और क्रिस्टलाइन के अंदर क्या क्या डिफरेंट हो सकते हैं, तो वापस अपन शॉर्ट में वापस जो अपन ने पढ़ा है उसको अपन देखते हैं। तो यहाँ क्रिस्टलाइन में अपने पास आता है रेगुलर इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। तो यहाँ पे अपने आप में जो भी अरेंजमेंट दिख रहा है वो रेगुलर और एक जैसा है। इधर अपने पास दिख रहा है तो अमोर्फस में इरेगुलर इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। तो यहाँ पे अपने आप में क्या है, जो अरेंजमेंट है वो बिगड़ा हुआ है। इधर दिख रहा है अपन को शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, और अमोर्फस में मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। इधर अगर अपन देखते हैं क्रिस्टलाइन में, तो क्रिस्टलाइन अपन को नजर आते हैं, इनको अपन बोलते हैं ट्रू सॉलिड, और अमोर्फस है तो इसको अपन बोल देते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड और स्यूडो सॉलिड। क्रिस्टलाइन अपन देखते हैं तो अपने पास क्लीवेज के अकॉर्डिंग देखते हैं तो अंडरगो द रेगुलर क्लीवेज, तो एक जैसा शार्प एज अपने आप में कटा था। और इधर अंडरगो अगर अपन देख रहे हैं अमोर्फस में, तो ये अपने पास में रफ सरफेस के फॉर्म में कटा था। तो यहाँ पे क्लीवेज क्या हो गया, इरेगुलर क्लीवेज हो गया। अनआइसोट्रोपिक के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं तो अनआइसोट्रोपिक नेचर में अपन एक क्रिस्टल में देखा था कि हर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपने आप में नंबर ऑफ पार्टिकल एक्स वाई जेड के अकॉर्डिंग अलग अलग है। तो उसकी कंडक्टिविटी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, जो अपने पास जो थर्मल कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी है वो क्या हो रही थी, चेंज हो रही है। क्यों, क्योंकि एक्स वाई जेड में जैसे ही पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हुए तो वहाँ पे अनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी वो शोने लग जाती है। जबकि जो अमोर्फस है वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, एवरेज जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो सेम बने रहते हैं। एवरेज बोल रहा हूँ मैं, एवरेज का मतलब यहाँ पे छोटे बड़े पार्टिकल्स हैं जो आपस में सेट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे समझे कि तुम्हारे पास कोई छोटे बड़े बड़े पत्थर के या टुकड़े हैं, तो उसको अंदर बीच में तुम रेत को शेप करके हिला रहे, तो वो रेत क्या होगी, उसकी वॉइड स्पेस के अंदर भर जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ पे एवरेज कंडीशन में हर तरफ से जो डेंसिटी है वो सेम हो जाएगी। तो उसकी वजह से वहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के अंदर कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग ये थर्मल जो कंडक्टिविटी है उसमें डिफरेंट नहीं आ रहा है, जिसको अपन बोल रहे हैं आइसोट्रोपिक नेचर, किसका, अमोर्फस का। यहाँ अगर अपन देख रहे हैं तो ज्योमेट्रिकल शेप के अकॉर्डिंग क्रिस्टलाइन है तो शेप अलग है, यहाँ पे बिगड़ा हुआ शेप है। यहाँ अपन देख रहे हैं तो कूलिंग, तो डोंट हैव द स्मूथ कूलिंग कर्व, तो स्मूथ कूलिंग कर्व के अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे हैं, तो डोंट हैव द स्मूथ कूलिंग कर्व। तो यहाँ पे कूलिंग कर्व यहाँ पे स्मूथ नहीं आ रहा है, जबकि यहाँ पे कूलिंग कर्व अपने आप पे जो आ रहा है अपने आप में स्मूथ आ रहा है। तो यहाँ पे अपन अगर कहते हैं तो कूलिंग पे अपन जाते हैं, तो कूलिंग के अपन अकॉर्डिंग अपन जाते हैं तो यहाँ पे एक फिजिक्स का एक लॉ अपन को याद आता है, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो यहाँ अपन क्या कह रहे हैं कि जो टेम्परेचर डिफरेंट है वो अपने आप में क्या हो रहा है कि अगर वो ठंडा हो रही है कोई चीज़, तो रेट ऑफ कूलिंग किसके ऊपर अपने ऊपर डिपेंड करती है, उसके ऊपर कि जो भी चीज़ें हैं उनके अंदर टेम्परेचर में डिफरेंट कितना ज़्यादा है, ठीक है।
तो यहाँ अगर अपन बात करें तो हैव द स्मूथ कूलिंग जो अपने पास कर्व है, तो यहाँ पे एक कूलिंग कर्व, क्योंकि अपन यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है, तो जैसे अपन ने आइसोट्रोपिक नेचर देखा, तो ओवरऑल एवरेज के अकॉर्डिंग कूलिंग की अपन यहाँ बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन देख रहे हैं फ्यूजन, डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, और यहाँ पे डोंट हैव द डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, तो डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं है। तो इस तरीके से हमने अमोर्फस और क्रिस्टलाइन के अंदर जो डिफरेंट है उसको हमने समझा।